Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु पर्यावरण का टेस्ट पेपर नंबर 4 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लेवल 1 यानी जिसने DLED या BSTC कर रखी है उनके लिए है साथियों ये टेस्ट। इसके अलावा मैंने हिंदी का भी एक टेस्ट आज बनाया है, तो उसको आप ज़रूर अटेंड करिएगा साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न 30 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 30 क्वेश्चन है वैसे वहाँ पर भी 30 क्वेश्चन है। वो लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है साथियों। तो नवीन सिलेबस पर आधारित आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मित्रों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन आता है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई थी। 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष। तो मित्रों, आपको ये बताना है प्रारंभ में जब शारदा एक्ट बना था उस समय बालिकाओं की विवाह हेतु जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो थी साथियों 14 वर्ष। कितने वर्ष रखी गई थी प्रारंभ में? 14 वर्ष रखी गई थी। हालांकि बाद में इसमें संशोधन किया गया था, वो अलग है, लेकिन प्रारंभ की पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो आपका दूसरा विकल्प सही है प्रथम क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 2, धूम्रपान निषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है? धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7। तो साथियों, जो धूम्रपान निषेध अधिनियम आपने पढ़ रखा होगा उसकी अलग अलग धाराएं हैं। उसमें वो कौन सी धारा है जहां पर जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है? तो साथियों, वो धारा है धारा 4। धारा 4 में ये बताया गया है कि जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते। बाकी जो धारा 6 है, कई जगह कई बुक्स में मिस प्रिंट हो रही है, तो धारा 6 भी बता रखा है। धारा 6 तो साथियों जो विद्यालय होते हैं, विद्यालय से 200 मीटर के अंदर अंदर आप धूम्रपान वगैरह जो तंबाकू उत्पाद है इनको आप इनका सेवन नहीं कर सकते, नहीं इनको बेच सकते हैं। धारा 6 का संबंध तो इससे है साथियों। तो आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई है। यह जो उत्कृष्ट विद्यालय है साथियों, ये कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है? विकल्प है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 10 तक और कक्षा 1 से 12 तक। तो साथियों, बुक में तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर कक्षा 1 से कक्षा 10 दे रखा है कि प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है उसमें कक्षा 1 से 10 तक उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की गई है। लेकिन साथियों, इस कई जगह ये चीज़ कक्षा 1 से 12 भी मिल रही है साथियों। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मेरे अनुसार भी कक्षा 1 से 12 इसका राइट आंसर है, मेरे अनुसार बता रहा हूँ मैं। और जो धारा वाला था उसमें तो 100% धारा 4 ही रहेगी। मित्रों, आप प्रश्न नंबर 3 ये जो है इस पर जरूर कमेंट करके जाए साथियों कि आपका अनुसार इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बुक में कक्षा 1 से 10 दे रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कक्षा 1 से 12, क्योंकि कक्षा 1 से 12 तक ही सभी विद्यालयों में उत्कृष्ट, सभी ग्राम पंचायतों में एक उत्कृष्ट विद्यालय है साथियों। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का राज्य पक्षी गोडावण है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, राजस्थान का राज्य फूल रोहिड़ा है और राजस्थान का राज्य खेल हॉकी है। तो साथियों, जो कथन सही नहीं है उसको आपको बताना है। देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण ही है, राज्य पशु चिंकारा ही है, राज्य फूल रोहिड़ा ही है, लेकिन राजस्थान का राज्य खेल हॉकी नहीं है साथियों। राजस्थान, तो मित्रों देखिए, राजस्थान का राज्य खेल हॉकी नहीं है, बल्कि राजस्थान का राज्य खेल है साथियों बास्केटबॉल। क्या है मित्रों? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, जो 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 में आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 5 है, पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं। यह संचित जल स्थानीय भाषा में कहा जाता है। टांका, पालर, खड़ीन और बरखा। तो साथियों देखिएगा, जो टांका होता है, टांके में तो जल को एकत्रित किया जाता है, तो उस संचित जल को थोड़ी टांका कहते हैं। टांका तो एक विधि है, खड़ीन भी एक विधि है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में
जो ढलान वाले क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टी को इकट्ठा करके जल के स्तर को बढ़ाने के लिए खड़ीन की विधि अपनाई जाती है और इसको कहा जाता है साथियों पालर जल। क्या कहा जाता है इसको? पालर जल कहा जाता है, जो टांकों में या फिर अन्य किसी माध्यम से घरों में इकट्ठा किया जाता है वर्षा का जल। पश्चिमी राजस्थान में ऐसा होता है। तो प्रश्न नंबर 5 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? नागपुर में, मुंबई में, इंदौर में और दिल्ली में। तो देखिएगा, जो राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है मित्रों, वो नागपुर, इंदौर, मुंबई में नहीं बल्कि ये दिल्ली में स्थित है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, ऊनी वस्त्र का रेशा होता है प्रोटीन युक्त व कठोर, वसा युक्त व कठोर, प्रोटीन युक्त व कोमल और वसा युक्त व कोमल। तो साथियों वसा तो उसमें होगी नहीं ऊन में, तो वसा युक्त तो हो गया बाहर। अब कठोर नहीं होता है बल्कि ये होता है कोमल। तो आपका इस प्रकार प्रोटीन युक्त कोमल सही आंसर रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 7 में। देखिए मित्रों, आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि 30 क्वेश्चन लाता हूँ, बाई चांस किसी एकाध क्वेश्चन में, वैसे कन्फ्यूज़न तो होता है आपके 2-5 क्वेश्चनों में, वो तो स्वाभाविक सी है, लेकिन कन्फ्यूज़न होने के बाद अगर कोई बाई चांस एकाध क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाता है, एक आध क्वेश्चन का आंसर, तो फिर आप उसको बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा आपको, एक बुक पढ़ रहे हो, 100 क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसमें कम से कम 10 से 15 आप गलत पढ़ते हो। यहाँ जो 100 क्वेश्चन करते हो ना, मैक्सिमम आप 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो भैया किताब इतनी ज़्यादा पढ़ रहे हो, अब बाई चांस गलती सभी जगह होती है। तो आप जब कमेंट करते हो तो थोड़ी आप शालीनता भी बनाए रखिए, क्योंकि मैं भी उस चीज़ को अच्छी तरह से चेक करके वापस चेक कर लूँगा। हालांकि मैं दोबारा चेक करता हूँ, लेकिन बाई चांस मिस्टेक एक आध कोई हो जाए तो आप मुझे अवगत करा सकते हो साथियों। लेकिन मैंने देखे कई लोगों के कमेंट है जो किस तरह से कमेंट आते हैं उनके। तो साथियों, एक भावी शिक्षक है तो ये लैंग्वेज आपकी नहीं होना चाहिए। आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, भारत में प्राचीन काल से प्रथा रही है एकल परिवार की, संयुक्त परिवार की, अकेले रहने की और सहकारी परिवार की। तो साथियों, अकेले रहने की प्रथा तो रही नहीं है भारत में प्राचीन काल से, एकल परिवार की भी नहीं रही है, ये रही है संयुक्त परिवार की, कि संयुक्त परिवार रहता है साथियों। प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। अब संयुक्त परिवार, आप सभी संयुक्त परिवार के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। तो मित्रों, आपके 9वां क्वेश्चन आता है, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर, करनाल नागौर, बिलाड़ा जोधपुर और चाकसू जयपुर। देखिएगा, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 9 में। अब देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 को। साथियों, प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार। तो साथियों, वैसे तो राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? बाजरा है, लेकिन राजस्थान में ज्वार को, गेहूं को, इनको भी खाद्यान्न फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इनका भी। तीसरा विकल्प सही रहेगा। पानी की कमी की वजह से राजस्थान में जो कई स्थानों पर जो रेगिस्तान प्रदेश है राजस्थान के अंतर्गत, वहाँ पर बाजरा उत्पादन ज़्यादा होता है साथियों, और खाद्यान्न के रूप में भी इस फसल का यूज होता है। तो विकल्प नंबर 3 रहेगा आपका सही प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को और 22 मई को। तो विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न 11 में। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है मित्रों। प्रश्न नंबर 12 है, समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर होने का प्रमुख कारण है दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा और सभी। तो साथियों, दहेज प्रथा वर्तमान में भी चली आ रही है, वर्तमान में भी चल रही है ये प्रथा। फिर इसके अलावा पर्दा प्रथा तो लगभग बंद हो चुकी है। फिर अशिक्षा, ये भी एक ऐसा कारण है जो महिलाओं की स्थिति को कमजोर करता है।
तो उपरोक्त तीनों ही कारण महिलाओं की स्थिति को कमजोर करने में उत्तरदायी है साथियों। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है विवाह में दिया जाने वाला दहेज, बंधुआ मजदूर, दास दासियां और कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में दिए गए दास दासियां। तो साथियों डाबरिया जो राजपूतों में एक प्रथा है, उसका अर्थ होता है कि जब कन्या का विवाह होता है राजपूतों में तो उस कन्या के साथ में दहेज के रूप में दास दासियों को दे दिया जाता है, उसको ही डाबरिया के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 आएंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केन्या में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में और पेरिस में। तो साथियों यूनेस्को का मुख्यालय, अगर हम मुख्यालय की बात करें तो केन्या, जर्मनी, स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि पेरिस, जो कि पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है साथियों। आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यूनेस्को का मुख्यालय याद रखना है पेरिस में है मित्रों। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान के सागवान के नाम से जो वृक्ष जाना जाता है वह है यूकेलिप्टस, बबूल, खेजड़ी और रोहिड़ा। तो राजस्थान का सागवान किसको कहा जाता है? रोहिड़ा को ही राजस्थान का सागवान कहा जाता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से साथियों। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सागवान, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा रोहिड़ा। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 में देखेंगे। भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्रमशः है 2:3, 3:2, 3:4 और 3:1। तो देखिए चौड़ाई और उसकी जो लंबाई है इसका अनुपात आपको बताना है साथियों। तो मित्रों उसकी जो चौड़ाई है ये 2 अनुपात और लंबाई 2:3 अनुपात के रूप में ये होती है 2:3 के रूप में, कि ये देखिए ये तो 3 और ये 2, इस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय ध्वज चौड़ाई और लंबाई का अनुपात रखता है। चौड़ाई शब्द पहला आ रहा है तो 2 आगे आएगा, लंबाई बाद में आ रहा है तो 3 बाद में आएगा। प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम नहीं है स्वांगीकरण, संगनन, वर्षण और अंतस्यदन। तो साथियों वर्षण, अंतस्यदन, संगनन ये जल चक्र में आते हैं, लेकिन जो स्वांगीकरण है ये जल चक्र में नहीं आता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे साथियों। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है या मीथेन गैस पाई जाती है? मित्रों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 18 में। लगभग 78% ये गैस पाई जाती है साथियों वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 आता है मित्रों। राजस्थान में लोहे का सर्वाधिक उत्पादन होता है दौसा जिले में, उदयपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में और जयपुर जिले में। तो मित्रों राजस्थान में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन जिस जिले में होता है उसका आपको चयन करना है। जी हाँ, अगर आपने विकल्प नंबर 4 का चयन किया है तो आप बिल्कुल सही हो। जयपुर जिले में, राजस्थान का जो जयपुर जिला है यहाँ पर सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है। राजस्थान की ये बात है साथियों। प्रश्न 19 में आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतया जो रसायन उपयोग में लेते हैं वह है नाइट्रोजन गैस, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा और पोटाश। तो साथियों जल को शुद्ध करने के लिए नाइट्रोजन गैस का तो यूज करेंगे नहीं, पोटाश का भी नहीं करेंगे, खाने का सोडे का भी नहीं करेंगे, बल्कि जो विरंजक चूर्ण है इसका उपयोग सामान्यतः है जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। सबसे उपयुक्त है अधिक सहायक सामग्री, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और छात्र आधारित क्रियाएं। तो मित्रों सबसे उपयुक्त होता है छात्र आधारित क्रियाएं, जहां पर छात्र क्रिया करे
उस पर आधारित क्रियाएं हो, उससे बेस्ट शिक्षण हो ही नहीं सकता। चौथा विकल्प सही रहेगा 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, साइबेरियन सारस का घना पक्षी विहार में आगमन होता है ग्रीष्म काल में, वर्षा काल में, शीतकाल में और सभी में। तो साथियों जो साइबेरियन सारस है ये घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में स्थित है, ये शीतकाल में यहाँ पर इनका आगमन होता है साइबेरियन सारस का। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखते हैं साथियों। तो आपके 23 प्रश्न हैं, हमारे राज्य चिन्ह में लिखा हुआ शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद से, तैत्तिरीय आरण्यक से, भारहूत अभिलेख से और मुंडकोपनिषद से। तो साथियों जो सत्यमेव जयते जो हमारे राज्य चिन्ह में लिखा हुआ है वो मुंडकोपनिषद के से लिया गया है। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 24, यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 30 अप्रैल को, 12 जून को और 8 मार्च को। तो यूनिसेफ बाल श्रम निषेध दिवस यूनिसेफ के द्वारा 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। विकल्प नंबर आपका यहाँ 3 सही है साथियों प्रश्न 24 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, गोडावण पक्षी मूल रूप से किस महाद्वीप का पक्षी है? एशिया का, अफ्रीका का, अमेरिका का और यूरोप का। तो साथियों अमेरिका और यूरोप का तो ये होगा नहीं, बल्कि एशिया और अफ्रीका में से देखना है। तो साथियों मूल रूप की अगर बात करें तो मूल रूप से गोडावण पक्षी अफ्रीका महाद्वीप का पक्षी है मूल रूप से, जबकि ये एशिया में भी बहुत सी स्थानों पर पाया जाता है। तो यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न 25 में। सेकंड विकल्प सही है आपका 25 क्वेश्चन में, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वस्तुनिष्ठता के कारण, विभेदकारिता के कारण, विश्वसनीयता के कारण और वैधता के कारण। तो साथियों वो कौन सा गुण है जिसके कारण शुद्धता रहेगी? तो साथियों सबसे वैसे चारों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठता अगर नहीं है परीक्षा में तो उसमें शुद्धता रह ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वस्तुनिष्ठता नहीं रहेगी तो वैधता भी नहीं रहेगी, वस्तुनिष्ठता नहीं रहेगी तो विश्वसनीयता भी नहीं रहेगी, विभेदकारिता भी हो सकता है नहीं रहे या हो सकता है रह जाए, लेकिन वस्तुनिष्ठता के कारण ये दो चीज़ें तो नहीं होती है साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा 26 में, इसको मूल आधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाए तो वह प्रश्न है विश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, वेद नहीं है और विभेदकारी नहीं है। अब उस प्रश्न का उत्तर सभी बालक दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो प्रश्न विभेदकारी नहीं है साथियों, वो विभेद नहीं कर रहा है प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और सामान्य बालकों में। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है? चार्ट, रेडियो, चित्र और स्लाइड। तो साथियों अप्रक्षेपित नहीं है, मतलब जो प्रक्षेपित है वही आपका आंसर रहेगा। तो चार्ट, चित्र, रेडियो ये तो अप्रक्षेपित है, लेकिन जो स्लाइड है ये प्रक्षेपित सामग्री है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपका सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। वह विधि जो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है? वाद विवाद विधि, प्रयोगात्मक विधि, कहानी कथन विधि और इकाई योजना विधि। तो मित्रों वाद विवाद, प्रयोगात्मक, इकाई ये तो बड़ी कक्षाओं में ही चलती है, लेकिन जो कहानी कथन विधि है ये प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है मित्रों। प्रश्न नंबर 29 में आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 30वां और अंतिम क्वेश्चन, लेकिन छोटा सा निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले और ये जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइबर का बटन दिख रहा है उसको जरूर दबाएं साथियों। तो 30वां क्वेश्चन देखेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल है साथियों एक स्टडी विद पीएन लोधा, जहां लगभग 10,000 लोग जुड़े हुए हैं या थोड़े बहुत ही कम होंगे, तो वहां पर मैं निःशुल्क पीडीएफ भी इन सभी चीज़ों की देता हूं, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। किस शिक्षण विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है?
नाटक विधि को, अन्वेषण विधि को, व्याख्यान विधि को और योजना विधि को। तो साथियों अनावश्यक बुराई माना जाता है व्याख्यान विधि को, क्योंकि यह पूर्णतः है शिक्षक केंद्रित विधि है साथियों। तो आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 30 में। आज के पूरे 30 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। डाउट हो तो आप बेशक कमेंट कीजिए, आप अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। मैं बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इस यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर बिल्कुल कमेंट करूंगा। जो वीडियो रहेगा उसके नीचे कमेंट करके उसको पिन भी करूंगा, ताकि ऊपर ऊपर वो कमेंट रहे। अगर गलती है तो बाय चांस एक आध क्वेश्चन में ही ऐसा होता है साथियों, तो आप मुझे अवगत करा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई गलतियां नहीं रहे, लेकिन मानवीय स्वभाव हो सकता है कि 100 में से 1-2 प्रश्न में कोई मिस्टेक हो जाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।